हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 को, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्चुअली होता क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम होता है, या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके कंप्यूटर में लोड होता है जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका कंप्यूटर में होना मस्ट है। बिना इसके आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रन नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से इंटरफेस की तरह वर्क करता है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओवरऑल फंक्शनिंग कंट्रोल करता है किसकी? कंप्यूटर सिस्टम की। मतलब कि ये कंप्यूटर को मैनेज करता है और उसके ओवरऑल फंक्शनिंग को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा। इसका होना कंप्यूटर में ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स की। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए, विंडोज़ है, मैकिनटॉस है, लाइनक्स है, यूनिक्स है। ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए उसके अंदर जो है इनमें से कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी जो है आपका कंप्यूटर रन करेगा। तो विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसको कि हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है एंड शेयर करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कंप्यूटर सिस्टम के साथ में। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं और जो हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करना और उनको जो है सॉफ्टवेयर के साथ में शेयर करना। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने मशीन से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड करता है मैसेज एप्लीकेशंस को या फिर इंटरेक्टिव यूजर्स को, किसके बारे में? ऑपरेशंस के बारे में। और कोई अगर एरर आ रहा होता है तो उस एरर को भी वो रिपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको स्टेटस वगैरह बताता रहता है कि आपके जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। कोई एरर आ रहा है तो उसको भी वो डिस्प्ले करता रहता है। एंड इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी के लिए। मतलब क्या है, जो आपका सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कि आपके सिस्टम में जो भी डेटा है उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। वहाँ पे जो है अनऑथराइज तरीके से कोई भी उसमें से डेटा एक्सेस ना कर पाए। मतलब कि अनऑथराइज यूज़र वहाँ पे एक्सेस ना कर पाए आपके कंप्यूटर को। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला होता है सेल और सेकंड होता है कर्नल। तो जो सेल होता है वो हैंडल करता है इंटरेक्शन विद यूज़र। मतलब यूज़र के साथ में जो इंटरेक्शन होगा वो सेल का होता है, और हार्डवेयर के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है कर्नल का। मतलब कर्नल रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरेक्शन करने के लिए हार्डवेयर से। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो चलिए इन दोनों कंपोनेंट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। बात करते हैं पहले शेल की। तो देखिए, सेल क्या होता है? एक इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जिसको कि हम सेल बोलते हैं। मतलब कि सेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक इंटरफेस है। एंड सेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की आउटमोस्ट लेयर होती है। तो ये करता क्या है? ये मैनेज करता है इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन को मैनेज करता है। तो एक तरीके से सेल जो है आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, इसको यहाँ पे समझिए। जो हम होते हैं, मतलब कि यूज़र जो होता है उसका कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कौन से पार्ट से होता है? सेल वाले पार्ट से कम्युनिकेशन होता है। जो सेल होता है वहीं पे हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं। तो हम क्या करते हैं? एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं, तो हम जो है डायरेक्टली सेल से कम्युनिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, सेल और कर्नल। तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो सेल वाले पार्ट से होता है, क्योंकि सेल वाले पार्ट पे ही जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सेल क्या होता है। अब बात करते हैं कर्नल की। तो देखिए, कर्नल क्या होता है? कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम which acts as an interface between application and data processing being performed at hardware level। मतलब क्या हुआ? जो कर्नल होता है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। मतलब जो हार्डवेयर है उसका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर से कौन कराता है? कर्नल कराता है। देखिए, इसको यहाँ पे समझिए। यूजर जो है, देखिए इंटरेक्शन कहाँ पे करता है? सेल पे करता है।
और यहाँ पे देखिए जो इंटरेक्शन होता है आपका हार्डवेयर से, हार्डवेयर हमारा देखिए यहाँ पे है, तो हार्डवेयर और सेल का कम्युनिकेशन कौन कराएगा, कर्नल। यहाँ पे जो है देखिए जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगे उनका कम्युनिकेशन हार्डवेयर से कौन कराएगा, जो कर्नल है वो आपका कराएगा। कर्नल जो है यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होते हैं उनका कम्युनिकेशन हार्डवेयर से कराता है, इसीलिए जो है आप इंटरेक्शन कर पाते हैं हार्डवेयर से, क्योंकि हम जो है डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम करते हैं सेल से कम्युनिकेशन, और सेल पे जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कर्नल से, और कर्नल जो है उनका कम्युनिकेशन किससे कराता है, हार्डवेयर से। तो इस तरीके से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, यहाँ पे जो सेल और कर्नल होते हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में, तो सबसे पहले जो है आपका कर्नल ही लोड होता है मेमोरी में, और कर्नल मेमोरी में तब तक रहता है जब तक कि आपका कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से शट डाउन ना हो जाए। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से जब तक शट डाउन नहीं होगा तब तक मेमोरी में क्या रहेगा, आपका कर्नल रहेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कर्नल क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर की रिसोर्सेज को और अलाउ करता है प्रोग्राम्स को टू रन और यूज दीज रिसोर्सेज। मतलब जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो प्रोग्राम यूज कर पाए, ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कौन, कर्नल। तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं ये जो है आपका एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्या होती है, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जैसे कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये जो है सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो भी प्रोसेसिंग आपकी होती है, जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं, तो वो कैसे होंगे, कब होंगे, वो सारा डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसीलिए जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखिए पहला फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसर का मैनेजमेंट करता है। किस तरीके से करता है, देखिए ये मैनेज करता है वर्किंग ऑफ प्रोसेसर बाय अलोकेटिंग वेरियस जॉब टू इट। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेसर की वर्किंग को मैनेज करता है उसको वेरियस जॉब को अलॉट करके। एंड इट ऑल्सो इंश्योर दैट ईच प्रोसेस एंड एप्लीकेशन रिसीव इनफ टाइम बाय द प्रोसेसर टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये चीज़ भी इंश्योर करता है कि प्रोसेसर के पास में जो भी प्रोसेस या फिर एप्लीकेशंस आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग के लिए टाइम मिले। तो ये सारी चीज़ें मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर का मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है। किस तरीके से करता है, ये मैनेज करता है द शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी अमंग द मल्टीपल एप्लीकेशन। मतलब कि जो मेमोरी है वो मल्टीपल एप्लीकेशन में किस तरीके से शेयर होगी उस चीज़ को ये मैनेज करता है। एंड इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट वन प्रोसेस शुड नॉट कंज्यूम द मेमोरी अलोकेटेड टू अनदर प्रोसेस। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि जो मेमोरी एक एप्लीकेशन को या एक प्रोसेस को मिली हुई है वो दूसरा प्रोसेस या दूसरा एप्लीकेशन उस मेमोरी को कंज्यूम ना करे, जिससे कि जो स्पीड है सिस्टम की वो अफेक्ट ना हो। तो इस तरीके से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस का भी मैनेजमेंट करता है। मतलब कि जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं उनसे रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उन रिक्वेस्ट को लेके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर देता है और उसके बाद में जो है रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को दोबारा से कम्युनिकेट करता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं उन सबका मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। जितनी भी फाइल्स वगैरह आपकी होती हैं कंप्यूटर में उन सबको भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है कि किस तरीके से जो है फाइल क्रिएट हो रही है, डिलीट हो रही है या फिर ट्रांसफ़र हो रही हैं, उस सबको भी मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जो भी आप फाइल्स और फोल्डर क्रिएट करते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो इस तरीके से फाइल मैनेजमेंट भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क होता है। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सिक्योरिटी। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि जो कंप्यूटर में डेटा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और साथ ही ये डेटा की इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करके रखता है, जिससे कि जो डेटा है वो आपका प्रॉपर तरीके से स्टोर रहे, उसको कोई भी अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर पाए। जैसे कि आप जो है अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगाते हैं, तो जो पासवर्ड आप लगाते हैं वो किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। तो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है,
एरर डिटेक्शन। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एरर को भी डिटेक्ट करता है। मतलब जब भी आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तो ये क्या करता है, आपके सिस्टम को चेक करता रहता है। मतलब कि कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होती है तो उसको चेक करता रहता है, और कहीं पे भी इसे कोई खतरा लगता है या कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी को ये नोटिस करता है तो तुरंत क्या करता है, उस एरर को ये आपको डिस्प्ले कर देता है। जैसे कि आप लोग अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे होंगे तो इस टाइप का आपको कभी ना कभी कोई एरर देखने को मिला होगा। तो जो भी एरर वगैरह होते हैं उनको आपको ये डिस्प्ले कर देता है कि आपके सिस्टम में जो है ये एरर आ रहा है। तो ये एरर को चेक करता रहता है और एरर को डिटेक्ट करके उनको डिस्प्ले आपको कर देता है। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जॉब शेड्यूलिंग का। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब कि कोई पर्टिकुलर टास्क को आप शेड्यूल कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर डेट में, कि उस टाइम पे आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करना है तो वो आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको जॉब शेड्यूलिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिटरमाइन करता है कि कौन सा एप्लीकेशन कब रन होगा या किस ऑर्डर में रन होगा और कितने टाइम के लिए वो रन होगा। तो इस तरीके से जो है ये शेड्यूलिंग कर देता है। मान लीजिए आपने एक साथ 4-5 एप्लीकेशन ओपन कर दिए तो यहाँ पे जो है उसको ये शेड्यूल कर देगा कि कौन सा एप्लीकेशन पहले स्टार्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा। इस तरीके से शेड्यूलिंग ऑटोमेटिक कर देता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो ये कुछ मेन फंक्शन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के जिनको कि हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो देखिए कई सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो पहला टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो है ओनली एक ही यूजर जो है एक टाइम पे वर्क कर सकता है एक सिस्टम पे। मतलब कि एक सिस्टम पे एक टाइम में एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ मोस्ट पॉपुलर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ये जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर एक टाइम में वर्क कर सकता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक से ज़्यादा यूजर एक टाइम पे वर्क नहीं कर सकते। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिमिटेड फीचर्स की वजह से ये जो है आजकल यूज़ नहीं होते। ये पहले यूज होते थे, आजकल ये यूज़ नहीं होते। आजकल आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर टू यूज सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम्स। मतलब क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे कि एक से ज़्यादा यूजर जो है एक ही टाइम पे वर्क कर सकते हैं। एक टाइम पे कर सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइम में भी कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा यूजर जो है एक सिस्टम पे एक टाइम में लॉगिन हो सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज 2000 है, ये जो है इस तरीके के ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे एक से ज़्यादा यूजर जो है एक ही टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं। मतलब एक ही कंप्यूटर को एक से ज़्यादा यूजर एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करना। तो एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो इसी तरीके से जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक से ज़्यादा टास्क उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि नॉर्मली हम कंप्यूटर पर मल्टीटास्किंग करते हैं, हम म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, उसके साथ साथ इंटरनेट भी चला रहे होते हैं, या फिर हम गेम वगैरह खेल रहे होते हैं। मतलब कि मल्टीपल फाइल हमने खोल रखी होती हैं, तो क्या हो रहा होता है, मल्टीटास्किंग हो रही होती है। उसी को बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सब जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि हम इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि अलाउ करते हैं किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को रन करने में सेम टाइम पे। मतलब कि मल्टी थ्रेडिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किसी एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट को एक ही टाइम पे रन करने में हेल्प करते हैं। हो सकता है उस एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट को एक से ज़्यादा यूजर एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे हों। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपने जो है लोकल एरिया नेटवर्क में कोई गेम इंस्टॉल कर रखा है एक सर्वर पे, तो वहाँ से मान लीजिए आप भी प्ले कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी प्ले कर रहा है। तो हो सकता है जो आपका फ्रेंड प्ले कर रहा है गेम,
वो उस गेम के किसी और पार्ट को एक्सेस कर रहा हो और आप जो है उस गेम के किसी और पार्ट को एक्सेस कर रहे हो। तो इस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं एक ही टाइम में। तो विंडोज एक्सपी, यूनिक्स, लाइनक्स जो है वो इस टाइप के ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये जो है मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, देखिए। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसे कंप्यूटर्स पर रन होते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे आपके रखे हुए हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। तो ऐसे कंप्यूटर्स पे जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या है, ये कंट्रोल करते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम एंड मेक्स देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर। मतलब क्या है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करके रखते हैं और इस तरीके से एक्ट कराते हैं जिससे कि लगे वो एक ही कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जो इंटरलिंक कंप्यूटर्स होते हैं उन पे हमारा रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस एंड इट ऑल्सो अलाउ ऑल द लिंक मशीन to access data, software and process tasks over the common network from different computer irrespective of their location on the globe। मतलब क्या है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो साथ में जो है ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। मतलब कि अलाउ करते हैं कि डेटा जो है वो आपस में यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर एक्सेस किए जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से इंटरलिंक कंप्यूटर रहते हैं और वहाँ पे जो है डेटा को एक्सेस एक दूसरे से करते रहते हैं। तो इस टाइप के जो इंटरलिंक कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस इंस्टॉल्ड रहता है। तो आई होप आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ओएस की, जो कि है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, पहले बात करते हैं जीयूआई की फुल फॉर्म की। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, यूजर को इंटरफेस ऐसा मिलता है जहाँ पे कि यूजर कंप्यूटर से ग्राफिक्स की फॉर्म में इंटरेक्ट कर पाता है। मतलब सारी चीज़ें जो यूज़र वहाँ पे करेगा वो ग्राफिक्स की हेल्प से करेगा। वहाँ पे उसे आइकन देखने को मिलेंगे, नेविगेशन बार देखने को मिलेंगी, इमेजेस देखने को मिलेंगी और यूज़र जो है माउस का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे इनको यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, ये सब क्या है, ये जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यहाँ पे जो भी इंटरफेस आपको मिलता है वो जीयूआई बेस्ड होता है। जैसे कि हम लोग विंडोज़ 10 को यूज़ करते हैं या विंडोज़ 7 को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें कीबोर्ड का इतना यूज़ करना नहीं होता है, हम माउस से क्लिक करके भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमें ग्राफिक्स की फॉर्म में देखने को मिलती हैं, हमें आइकन्स देखने को मिलते हैं। तो सारी चीज़ें जो है हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में करते हैं। तो यही होते हैं हमारे जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि होते हैं सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सीयूआई की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सीयूआई की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पे कि यूजर को जो इंटरेक्ट करना होता है कंप्यूटर से वो करना होता है यूजिंग कीबोर्ड ओनली। मतलब कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस का कोई यूज नहीं होता है, माउस को यूज करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं, कमांड को टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। मतलब कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, उन कमांड के थ्रू ही आपका टास्क परफॉर्म होगा। मान लीजिए आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड होगी, फाइल क्रिएट करनी है उसके लिए कमांड होगी। लेकिन जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, हम राइट क्लिक करके ही फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हर काम के लिए एक कमांड होती है, वो कमांड टाइप करनी पड़ेगी। मतलब कि सारा वर्क जो होगा वो कीबोर्ड की हेल्प से होगा। तो आजकल के कंप्यूटर्स में जो है वो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सीयूआई नहीं होता है। मतलब कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर कंप्यूटर में जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की तो MS DOS एंड यूनिक्स जो है वो इस टाइप के ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो आई होप आप लोग को सीयूआई और जीयूआई में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं अगले ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि है RTOS। तो RTOS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होते हैं, देखिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं जैसे कि वो रियल लाइफ सिनेरियो को हैंडल कर पाएँ। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पास में कैपेबिलिटी होती है टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेस, मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विद नो इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं
वो जो आपके प्रोसेस होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। और ये जो है एग्जीक्यूशन के टाइम को भी कम करते हैं एंड वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो जब भी आप कोई रेल टिकट या फिर एयर टिकट बुक करते हैं तो एक्चुअली जो है उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हैं, एक रियल टाइम मशीन से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो कि वर्क कर रही होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मतलब कि वहाँ पे आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, जैसे कि जिस ट्रेन के लिए या फिर जिस फ्लाइट के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं उसमें सीट अवेलेबल है नहीं है, मतलब कितने पैसेंजर वहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो उनका रियल टाइम डेटा आपको मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर सीट अवेलेबल है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मतलब कि आप बुक कर पाएंगे, और नहीं अवेलेबल तो आप वहाँ पे बुक नहीं कर पाएंगे। इस टाइप से आपको रियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल रही होती है। तो ऐसे कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आ चुका होगा। तो अब जो है हमने जितने भी टाइप थे ऑपरेटिंग सिस्टम के वो डिस्कस कर लिए। अब जो है हम कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो पहले डिस्कस करते हैं विंडोज़ को। तो देखिए विंडोज़ जो है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में। और विंडोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। ज़्यादातर लोग विंडोज़ को यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ को डेवलप किसने करा था, माइक्रोसॉफ्ट ने करा था। और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसको किया गया था 20 नवंबर 1985 में। एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट विंडोज़। आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा विंडोज़ के बारे में, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है यूनिक्स। तो देखिए यूनिक्स भी क्या है, एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ पावरफुल फीचर्स। तो ये डेवलप कैसे हुआ था, ये डेवलप हुआ था 1969 में वाया ग्रुप ऑफ AT&T एम्प्लॉय एट बेल लैब्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1969 में डेवलप हुआ था। एंड हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड रेगुलेटेड एक्सेस ऑफ डेटा आर द मेन फीचर ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फीचर है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टेबल, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि इसमें मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर भी वर्क कर सकते हैं। तो ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों ही टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफ़ी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपको हाई सिक्योरिटी देखने को मिलती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है लाइनक्स। लाइनक्स इज अ हाई परफॉर्मेंस एट कम्प्लीटली फ्री यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यूनिक्स की तरह ही है ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस आपको देता है और साथ ही साथ लाइनक्स जो है वो आपको फ्रीली मिल जाता है। तो फेडोरा है, उबंटू है, ये सब क्या है, लाइनक्स के ही वर्जन है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपको फ्री यूटिलिटीज़ मिल जाती हैं, मतलब कि फ्री एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। एंड लाइनक्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। विंडोज़ की तरह ये बगी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि इसमें बग्स आते रहते हैं या फिर अपडेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं रहती है। बहुत ही ज़्यादा एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। यहाँ पे वायरस वगैरह भी इतनी आसानी से नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। इसको आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें विंडोज़ की तो वो हमें परचेज करना पड़ता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइनक्स। आई होप आप लोगों को लाइनक्स भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है सोलरिस। तो सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूनिक्स ओएस फैमिली का ही एक पार्ट है। मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही इसको बनाया गया है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको ओरिजिनली डेवलप करा था सन माइक्रो सिस्टम ने। कब करा था, 1992 में। लेकिन प्रेजेंट में जो है इसको ओरेकल सोलरिस बोलते हैं, क्योंकि ओरेकल कॉर्पोरेशन ने जो है ओवरटेक कर लिया सन माइक्रो सिस्टम को। कब करा, जनवरी 2010 में। इस डेट में जो है सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल कॉर्पोरेशन ने ओवरटेक कर लिया, इसीलिए जो है अब इसको ओरेकल सोलरिस बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन है ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स का। सो इट इज़ ऑल अबाउट सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है बॉस। तो बॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉस की फुल फॉर्म होती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि डेवलप करा था सीडैक ने इन चेन्नई इन ऑर्डर टू बेनिफिट द यूजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थ्रू आउट इंडिया। मतलब कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिया में प्रोवाइड किया जा सके, इस पर्पज से बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था।
तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनहेंस करता है आपके डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को। किस तरीके से करता है? बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट एंड अदर पैकेज दैट आर रिलेवेंट फॉर द यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डोमेन। मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपको इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारे पैकेज देखने को मिलते हैं जो कि इंडियंस के लिए यूजफुल होते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मोबाइल ओएस भी बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पर्टिकुलरली मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। मोबाइल डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो सकते हैं, पीडीए हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं या फिर कोई और मोबाइल डिवाइस हो सकती है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मोबाइल फ़ोन के लिए, जिससे कि दूसरे एप्लीकेशन उस मोबाइल पर रन कर पाएँ। मतलब कि मोबाइल फ़ोन को एक इंटरफेस देता है जिससे कि जो और एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन पे रन कर पाएँ। जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक का एप्लीकेशन अगर हमें रन कराना है तो उससे पहले हमारे फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा जो फ़ोन है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है या फिर iOS हो सकता है। किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन में हो सकता है। तो पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड क्या होता है सभी को पता होगा इसके बारे में। एंड्रॉयड जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो वो है एंड्रॉयड। तो ये जो है ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि डेवलप करा था एंड्रॉयड एनएक ने इन अक्टूबर 2003। लेकिन बाद में जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस कर लिया गया, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। कब करा? 2005 में। 2005 में जो है गूगल ने इसको परचेस कर लिया। तो ग्रीन रोबोट का जो सिंबल होता है वो हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंबल होता है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके फ़ोन को एक पावरफुल वेब ब्राउज़र या फिर गेम कंसोल या फिर पर्सनल असिस्टेंट में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी हेल्प से जो है आप मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे गेमिंग कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक या फिर वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट एंड्रॉयड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे सभी को पता होगा एंड्रॉयड के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं अगले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो नेक्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है देखिए। सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी आपका स्मार्टफोन के लिए ही क्रिएट किया गया था। मतलब कि इसको भी मेनली स्मार्टफोन को टारगेट करके ही बनाया गया था। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओरिजिनली डेवलप करा था सिम्बियन लिमिटेड ने एंड करेंटली जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन कौन कर रहा है? एसेंचर। तो सिम्बियन जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो प्राइमरली कौन से डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता था? जो नोकिया के डिवाइस होते थे, नोकिया के मोबाइल फ़ोन होते थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन नोकिया के अलावा कुछ और कंपनीज जो हैं वो भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करती थी। जैसे कि सैमसंग है, मोटोरोला है, सोनी इरिक्सन है, ये कंपनी भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करती हैं। तो जब तक मार्केट में एंड्रॉयड नहीं आया था उससे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था। इस टाइप के जो डिवाइस होते थे, इस टाइप के जो मोबाइल फ़ोन आते थे सोनी के या फिर आपके नोकिया के, उनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता था। इस तरीके से इसका इंटरफेस होता था। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड आया 2010 में, इसने जो है इसकी पॉपुलैरिटी को छीन लिया। मतलब कि एंड्रॉयड ने जो है सारे स्मार्टफोन को ओवरटेक कर लिया। सारे स्मार्टफोन में जो है आपको आजकल एंड्रॉयड ही देखने को मिलेगा। मतलब मोस्टली स्मार्टफोन में जो है हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम में होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है iOS। तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है देखिए। iOS जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप करा है एप्पल कंपनी ने। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एडवांस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब आया था? ये आपका रिलीज़ किया गया था 2007 में। और किन डिवाइसेस के लिए इसको बनाया गया था? इसको बनाया गया था आईफोन, आईपैड और आईपॉड के लिए। मतलब ये जो डिवाइस थी इनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। तो इसीलिए iOS को जो है आईफोन OS भी बोलते हैं। मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंपली आईफोन वगैरह के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो एप्पल की डिवाइसेस होती हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो आपका आईफोन हो चाहे आईपैड हो। तो आई होप आप लोगों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखिए विंडोज़ का एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ होती है तो उसी तरीके से विंडोज़ जो है वो आपके मोबाइल के लिए भी होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। जिसमें क्या होता है, जैसा कि इंटरफेस आपको कंप्यूटर पर देखने को मिलता है उसी टाइप का इंटरफेस आपको किसमें देखने को मिल जाता है? मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाता है।
तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आपको डेस्कटॉप की तरह ही मोबाइल फ़ोन पे वर्जन देखने को मिल जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है, जैसे कि लूमिया का जो फ़ोन आता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिनमें कि आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका इंटरफेस होता है, मतलब कि जो विंडोज़ का इंटरफेस होता है लगभग वैसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल में। सो इट इज़ ऑल अबाउट विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है स्टूडेंट हमने सारे ही टाइप के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी के साथ जो है स्टूडेंट आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।